हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होती है, कोई भी चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन में दो टाइप के मोशन होते हैं, एक तो अपने पूरे ऑर्बिट में घूमता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और एक होता है वो अपने एक्सिस पे, अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है। जैसे ये इसका एक्सिस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है। हाँ, जैसे तो दो टाइप के मोशन हो गए, एक तो अपने ऑर्बिट में, एक वो अपने एक्सिस के अराउंड ही घूमता हुआ रहता है। उसको जो ऑर्बिट पे घूमता है उसकी वजह से होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। और जो वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है उसकी वजह से होगा स्पिन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। देखो, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और कोई भी चार्ज अगर रिवॉल्व करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में मेजर करते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन के दो, एक तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। मतलब उसमें दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, और दोनों की अलग अलग मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। तो फिर एक तो जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम डिनोट करते हैं एस से, एस से। ऐसे अगर मान लो, अगर वो इसको हमने दो ले रखे हैं, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम प्लस हाफ मानते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो उसको हम माइनस हाफ मानते हैं। जैसे अगर अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उसको प्लस हाफ मानेंगे, लेकिन अगर ऐसे घूम रहा है तो उसको हम माइनस हाफ मानेंगे। तो अगर मान लो एन इलेक्ट्रॉन, इसको हम और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मेजर करते हैं। लेकिन जैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे एक ही ऑर्बिटल में, ये जैसे पी ऑर्बिटल है, अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, एक का तो हाफ होगा, प्लस हाफ होगा, और एक का माइनस हाफ होगा, और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए हम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट मापते हैं। जब अगर मान लो एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो होगा एस एन बाई टू। मतलब एक का 1/2, और एस जो एन इलेक्ट्रॉन का होगा वो होगा हाफ हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसको हम एल की फॉर्म में मेजर करते हैं, एल की फॉर्म में। जैसे अगर पी ऑर्बिटल है, मान लो अगर पी ऑर्बिटल में आपको पता है ना, जैसे तीन ऑर्बिटल है तो हम उनको पहले वाले को +1 लिखते हैं, दूसरे वाले को 0, और अगले वाले को -1 लिखते हैं। और अगर मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका एल की वैल्यू हो जाएगी इसकी 1 इंटू +1, तो मतलब 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अगर +1 वाले में एक है, और अगर 0 वाले में एक और है तो 1 इंटू 0 0 होगी, 1 + 0। अगर -1 वाले में एक हो गया तो 1 इसकी वजह से, 0 इसकी वजह से, और -1 इसकी वजह से। जब टोटल एल कितना हो जाएगा इसका, 1 प्लस का 1 और माइनस का 1, तो टोटल एल इसका 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम एल को मेजर करते हैं। ऐसे डी के लिए अगर देखें, डी के लिए एल की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, -2, +2 +1 0, और -1 और -2। और ऐसे ही एफ के लिए, -3 से +3 तक जाएगी, मतलब प्लस, तो ऐसे +3 -2 -1 0, फिर +1 फिर +2। ऐसे एल की वैल्यू ये होगी उसके लिए। हाँ, तो फिर दो वैल्यू होगी एल की, एक तो एल हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, और एक हो गया स्पिन, जो स्पिन की वजह से होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब देखो, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दो इस फॉर्म में हो सकता है। देखो, अगर खाली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर खाली जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, अगर उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट है खाली, तो उसकी वजह तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो उसमें जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो नहीं होगा। और ये किस फॉर्म कब होगा, जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, जो ऑर्बिटल मोशन है वो कैंसल आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना वो बाहर की तरफ होते हैं। जो डी ऑर्बिटल का जो लिगेंड इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल होता है और एक लिगेंड होते हैं। जो लिगेंड है वो डी ऑर्बिटल से ऐसे चिपक जाते हैं, तो जो उसकी वजह से जो रिवॉल्व हो रहे थे वो उनका रिवॉल्यूशन मतलब कैंसिल आउट हो जाता है। हाँ, तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था वो खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं हम
क्वेंचिंग ऑफ क्वेंचिंग बोलते हैं हम, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो उस केस में क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम थी वो खत्म होगी, तो उस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो खाली एस की वजह से होगा, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वजह से होगा। तो उसमें फार्मूला हम ये लगाएंगे अगर डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है तो। फिर एक केस क्या होता है कि वो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम थी वो कैंसिल आउट ना हो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी हो और एक जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो रही थी वो भी हो। तो अगर दोनों हो रही हैं तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 4 इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन। एस को क्या एस क्या होगा, n/2, मतलब जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनको उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस निकल जाएगा। फिर तीसरा केस क्या होता है कि भाई जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करे, है ना, मतलब इनकी वजह से इसकी एंगुलर मोमेंटम है कुछ, मान लो इस फॉर्म यहाँ पे आ रही है उसकी एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से, और यहाँ पे ये एक जो स्पिन है स्पिन की वजह से भी इसी साइड आ रही है कुछ, तो इन दोनों की जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऐड हो जाए, या हो सकता है कि इसका उल्टा आ रही हो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, या ये इसको अपोज करे। तो मतलब क्या कर सकता है, जो ऑर्बिटल मोशन है और जो एंगुलर मोशन है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इंटरेक्ट करेंगे तो उस फॉर्म में निकलेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। क्या निकलेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या, जिसमें वो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, तो उसको बोलेंगे हम जे की फॉर्म में लिखेंगे हम उसको। जे होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ये देखो, इसमें क्या होगा, जे की दो वैल्यू लेंगे हम, जे या तो एल प्लस एस होगा या एल माइनस एस होगा, एल माइनस एस होगा। देखो अगर ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड मतलब अगर डी ऑर्बिटल है तो मतलब मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ऐसे भरा हुआ हो तो ये आधे से ज्यादा भरा हुआ है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें उस केस में हम वैल्यू लेंगे जे की एल प्लस एस। लेकिन अगर लेस देन हाफ फील्ड है, मान लो अगर D4 था तो ये लेस देन हाफ फील्ड है, तो उस केस में हम जे की वैल्यू लेंगे एल माइनस एस। तो यहाँ पे क्या किया, जो एंगुलर मोमेंटम था दोनों ने इंटरेक्ट करके एक नया एंगुलर मोमेंटम बना लिया, तो उसको हमने जे बोला। तो उस फॉर्म में हम फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जी इंटू जे प्लस उनका अंडर रूट। इसमें जी क्या होता है, जी का फार्मूला होता है और इसको बोलते हैं लैंडेज फैक्टर, लैंडेज फैक्टर। तो इसमें जी का फार्मूला होता है 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन और माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइड बाई 2j इंटू जे प्लस वन। देखो इस केस में क्या हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम था, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उस दूसरे ने उन दोनों ने इंटरेक्ट करके एक नया एंगुलर मोमेंटम बना लिया। तो उस केस में हमने ये फार्मूला लगेगा हमारा। और ये फार्मूला कब लगता है, जो लेंथेनाइड हम पढ़ रहे हैं ना, लेंथेनाइड में क्या होता है, जो ऑर्बिटल मोशन है और जो स्पिन मोशन है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो उसके तो लेंथेनाइड की स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो कई बुक में ये वाला फार्मूला भी दिया होता है, लेकिन ये वाला फार्मूला करेक्ट होता है, जो म्यू इज इक्वल टू जे प्लस वन। जी इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट बोलते हैं, मतलब अगर लिखते तो ऐसे हैं और बोलते हैं म्यू की फॉर्म में। तो अब हमें देखना है जो लेंथेनाइड के मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी। देखो मैग्नेटिक मोमेंट होने के लिए एक तो होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब अगर जिसमें मान लो F0 है या F14 है, F0 हम लेंथेनाइड पढ़ रहे हैं ना, तो लेंथेनाइड में तो F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर F0 है या F14 है, F0 में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और F14 में क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन जो हो पेयर्ड होंगे ना,
F14 मतलब F में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 होते हैं, तो उसमें 7 में दो दो भरे जाएंगे ऐसे करके। तो इस केस में क्या है, सारे पेयर्ड हैं, तो इनको बोलेंगे हम डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स जिनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता उनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक, और जिनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एक भी, तो उसको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक। तो जो F0 और F14 वाले होंगे वो डायमैग्नेटिक होंगे, और इनका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा जीरो ही होगा, इनका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा जीरो होगा। और फिर एक केस होता है जैसे F7 होता है, F7 होता है मतलब जिसमें जो F के 7 इलेक्ट्रॉन है वो F जो है हाफ फिल्ड हो। अगर F7 होगा तो उसमें क्या होगा, 7 ऑर्बिटल जो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो इस 7 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा अगर F7 है। तो इसका हम लिखे +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। देखो इस केस में अगर हम L की वैल्यू निकाल लेंगे, L की वैल्यू क्या होगी, देख लो, अगर इसकी वजह से +3 है तो इसकी वजह से -3 है, तो इसकी वजह से +2 है तो इसकी वजह से -2 है, तो मतलब ये टोटल L की वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगी ना, ये मतलब सबकी वजह से, तो L की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। समझो, तो इस पे L की वैल्यू 0 होगी। ये किस केस में होता है, गैडोलिनियम अगर 3 पॉजिटिव है तो उसमें क्या होता है, F7 होता है। तो F7 में क्या हो गया, L की वैल्यू 0 हो गई, तो L की वैल्यू 0 मतलब तो उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था वो खत्म हो गया ना, तो उसमें क्या होगा, जो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो खाली S की वजह से होगा, खाली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से होगा। तो फिर उस केस में हम क्या, कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, μS इज इक्वल टू 4 इंटू 4S इंटू S+1। और अगर S क्या होता है, S होता है n/2, S इज इक्वल टू n/2। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें S को 4 इंटू n/2 इंटू n/2 +1, तो अगर इस फॉर्म में लिखे तो इसका फार्मूला निकल के आता है n इंटू n+2। तो अगर तो इस फॉर्म में निकलता है, तो हमने क्या देखा, F0 अगर F14 है तो उसमें तो वो डायमैग्नेटिक होगा और उसकी में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो 0 हो जाएगी। और F7 में क्या होगा, खाली मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से होगा, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से होगा। ठीक है, और तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे μ इज इक्वल टू J इंटू J+1, इस फार्मूले से हम जो भी है मैग्नेटिक मोमेंट अपना निकाल लेंगे। और अब फिर हम अगर इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर मैग्नेटिक मोमेंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो होता है, देखो अगर खाली जो अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम देख रहे थे, खाली अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता, खाली जो मतलब अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो उसी की वजह से अगर मैग्नेटिक मूवमेंट होता तो उस केस में तो क्या था, और जिस केस में जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका उतना ही एस ज़्यादा होगा, क्योंकि जो अगर 7 हैं तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं ना, F7 मतलब F7 है तो ये मैक्सिमम हो सकते हैं ना। अगर 6 होंगे तो मतलब 6 होंगे तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अगर 8 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएंगे तो जो एक में 2 आ जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो अनपेयर्ड कितने रह जाएंगे, 6 रह जाएंगे। तो मैक्सिमम 7 हो सकते हैं मतलब जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा हो, है ना। खाली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट देखें तो हम, तो फिर क्या ग्राफ आता था, अगर खाली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता तो उस केस में क्या होता, सबसे ज़्यादा गैडोलिनियम का होता, गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव, क्योंकि उसमें F7 है, क्योंकि उसमें F7 है। लेकिन और यहाँ पे जो लेंथेनम था, सबसे पहले लेंथेनम में क्या होता है, जो F0 होता, F0 में तो 0 होगा, और यहाँ पे ल्यूटीशियम होता, ल्यूटीशियम में भी क्या था, ल्यूटीशियम में F14 था, F14 में भी डायमैग्नेटिक था, तो इसका कुछ इस तरह का ग्राफ आता, मतलब इस तरह के यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 होता। ये तो था अगर खाली स्पिन होती, स्पिन ओनली,
स्पिन ओनली, अगर खाली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता। लेकिन जो इसकी एक्चुअल आया, जो एक्चुअल है इसका एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक मोमेंट आया, वो आया कुछ इस टाइप का आया, कुछ इस टाइप का आया। यहाँ पे था स्मेरियम Sm3 पॉजिटिव और यूरोबियम, यहाँ पे यूरोबियम 3 पॉजिटिव। तो मतलब सबसे कम किसका होता है, स्मेरियम 3 पॉजिटिव का होता है, और भी यूरोबियम 3 पॉजिटिव का भी कुछ आता है। लेकिन देखो यूरोबियम 3 पॉजिटिव देखोगे अगर आप, यूरोबियम 3 पॉजिटिव में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यूरोबियम 3 पॉजिटिव में होता है F6 होता है। तो F6 में क्या हो गया, मतलब F6 में 1 2 3 4 5 6, तो इसका +3 होगा, मैं जो इसका होगा +2, इसका होता है +1, इसका 0, इसका -1, इसका -2। तो ये क्या लिखते हैं, अगर इसको +3 को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं इसको, जो +3 +2 ये लिख रहे हैं ना, हम इनको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो फिर इसका जो कैपिटल L होगा, जो कितना होगा, तो मतलब देखो -2 वाले तो -2 वाले तक को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका L खाली एक इसकी वजह से होगा, तो इसकी L की वैल्यू होगी 3। और S की वैल्यू कितनी होगी, इसकी S की वैल्यू होगी n/2। इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है, 6/2। तो इसमें हो गया, इसकी होगी 3 आ गई SB। तो इसका J क्या होगा, क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है ना, लेस देन हाफ फील्ड है, तो इसमें J की वैल्यू क्या होगी, J की वैल्यू होगी L-S। तो J कितना आ गया, 3 - 3, J आ गया 0। तो J अगर 0 आ गया, तो अगर इस फार्मूले में पुट करें हम इसको, μ = J × J + 1 × J, तो ये तो 0 आना चाहिए, μ शुड बी 0, है ना। लेकिन यूरोबियम और सिमेरियम में क्या होता है कि जो दो स्टेट होती है ना, जे की दो स्टेट होती हैं, एक तो जे जो हम मान लो L-S मान रहे हैं, वो तो ग्राउंड स्टेट है, वो मतलब सबसे स्टेबल स्टेट होती है L-S वाली, जे की जो वैल्यू होती है L-S वाली। लेकिन कुछ इसकी और भी वैल्यू होंगी L-S के अलावा, है ना, समझ रहे हो, L-S के अलावा कोई और भी वैल्यू होंगी। तो फिर क्या होगा, जो और वैल्यू है ना इसकी, जो एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट जो है, जो तो उनके बीच में एनर्जी गैप कम है, उनके बीच में एनर्जी गैप कम है, तो क्या हो जाता है, जो ग्राउंड स्टेट, तो यह ग्राउंड स्टेट में क्या है, J की वैल्यू 0 है। लेकिन कोई और भी स्टेट होगी जो अनस्टेबल होगी, और उसमें J की वैल्यू कुछ और होगी ना, तो फिर जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है उनके बीच में एनर्जी गैप कम है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट से एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है। तो उस केस में अगर एक्साइटेड स्टेट में चला गया इलेक्ट्रॉन, तो उसको इसमें तो J की वैल्यू कुछ है, तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी होगी, है ना। तो फिर इसमें क्या होता है, यूरोबियम में वैसे तो J की वैल्यू 0 है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है। तो ग्राफ इस टाइप का आता है इसका। ग्राफ इस टाइप का आता है, और सबसे इसमें होता है dy+3 पॉजिटिव। हाँ, तो ये आपको बस ये याद रखना कि ये जो लेंथेनम में 0 होता है, सिमेरियम में सबसे कम होता है, और एक आपने यूरोबियम का याद रख लेना, और सबसे ज़्यादा जो है डिस्पर्सियम का होता है, ये आपने याद रखना है इसमें, ठीक है। और हमने फार्मूला कौन सा यूज़ करना, μ = G × J + 1। और क्या देखा हमने, जो डायमैग्नेटिक होते हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, और जो पैरामैग्नेटिक होंगे उनका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अब हमने क्या देख लिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देख ली इनकी, और अब हमने देखना है कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। कलर देखो क्यों भी होता है कलर किसी भी चीज़ का, कोई भी मेटल है, अगर हम उस पर कोई भी ऐसे लाइट डाल रहे हैं, कोई भी अगर लाइट डाल रहे हैं, तो क्या होगा उसमें, वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उसको वो रिलीज कर देता है, और जो उनसे कलर को रिलीज करता है वो हमें दिखता है। अगर वो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर वो एनर्जी है विजिबल रीजन में,
अगर वो एनर्जी विजिबल रीजन में है तो वो हमें दिखाई देगी चीज़, लेकिन अगर वो यूवी रीजन में है या आईआर रीजन में है तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। तो फिर वो जो भी अगर कोई भी चीज़ का कलर है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि वो विजिबल रीजन में किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करे, है ना। तो विजिबल रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो जो ये होते हैं लेंथेनाइड के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनका स्पेक्ट्रा आता है। एक तो होता है कि जो इनकी पीक होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होता है उनका, उनकी पीक जो जो होती है वो मतलब एक नैरो पीक होती है इनकी, नैरो पीक होती है, जो नैरो पीक होती है। नैरो पीक क्यों होती है? क्योंकि जो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? एफ ऑर्बिटल है। और एफ ऑर्बिटल के बाद तो और भी इलेक्ट्रॉन जैसे 5s है, 5p है, तो मतलब इस 5s 5p इनके अंदर है 4f ऑर्बिटल, है ना। 4f ऑर्बिटल अंदर है। तो इनमें जो लिगेंड इंटरेक्ट करते हैं, लिगेंड मतलब बाहर से कोई भी मतलब कोई भी कंपाउंड से अगर इंटरेक्ट करता है तो उसका इंटरेक्शन 4f ऑर्बिटल के साथ इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, क्योंकि 4f क्या है, जो डीपली बरीड इन नेचर है। डीपली बरीड इन नेचर मतलब काफ़ी अंदर की तरफ है ना। तो इसके बाहर और भी जो है सब सेल है, जैसे 4s है, 4p है, तो उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता। तो उसमें क्या होता है, जो खाली तो जो इनके बीच में एनर्जी गैप था ना, जो एफ ऑर्बिटल है कुछ इस फॉर्म में टूट जाता है। एफ ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल होते हैं ना। एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 इस फॉर्म में टूट जाते हैं। तो इन मान लो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना था, तो मान लो उसको यहाँ से यहाँ पे जाना था, तो इसकी जो एनर्जी है वो फिक्स है। वो एनर्जी वो है जो है इसकी फिक्स है। मान लो 10 जूल पे हुई, तो 10 जूल एनर्जी मान लो इसने ली यहाँ से यहाँ जाने में, तो फिर जो ये एनर्जी है ये फिक्स है। तो इसमें मतलब एक 10 जूल एनर्जी पे एक पीक दिखा देगा हमें, है ना, समझे। मतलब एक स्पेसिफिक एनर्जी पे ये फिक्स करता है, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। स्पेसिफिक एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है तो वो उसी एनर्जी पे एक पीक देता है। लेकिन अगर और ऑर्बिटल होते हैं, जैसे डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में लिगेंड का इंटरेक्शन होता है मेटल के साथ ज़्यादा, क्योंकि डी ऑर्बिटल इसके कंपेयर में बाहर की साइड है। जो डी ऑर्बिटल वाले कंपाउंड होते हैं, तो डी ऑर्बिटल बाहर की साइड है, तो बाहर की साइड है तो फिर उसमें लिगेंड का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। लिगेंड का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो अगर लिगेंड मूव करेगा तो वो जो डी ऑर्बिटल हैं वो भी मूव करेंगे, है ना, वो भी मूव करेंगे। और कई बार अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो डी ऑर्बिटल को ही तोड़ देता है। डी ऑर्बिटल को ही मतलब 2 पार्ट में तोड़ देता है। अगर देखें अगर तो डी ऑर्बिटल 2 पार्ट में टूटता है। ऐसे तीन ऑर्बिटल नीचे होते हैं और 2 ऊपर होते हैं। लेकिन अगर लिगेंड इंटरेक्शन ज़्यादा होए तो वो क्या करता है, जो दो ऑर्बिटल ऊपर वाले उनको भी तोड़ देता है, और पार्ट में जो नीचे वाले हैं इनको भी अलग पार्ट में तोड़ देता है, मतलब 3 पार्ट में तोड़ देता है। तो अगर और कई पार्ट में टूट गए तो क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन मान लो पहले ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ पे हो रही थी बस खाली, मान लो दो लेवल बने थे उनके बीच में हो रही थी, लेकिन उस लिगेंड ने क्या किया, इन 5 ऑर्बिटल को अलग अलग तोड़ दिया। तो फिर मान लो एक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होगी, एक यहाँ से यहाँ होगी, एक यहाँ से यहाँ पे होगी। तो मतलब क्या होगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था ना वो, उसकी वैल्यू कई ज़्यादा हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी हो जाएंगी। तो इसमें जैसे 100 पे कर रहा था, तो मान लो 100 पे भी होगी, और कुछ 101 पे होगी, कुछ 102 पे होगी, है ना। तो फिर उस केस में क्या होगा, हमें एक तो 100 पे पीक मिलेगी, एक 101 पे मिलेगी, एक 102 पे मिलेगी। तो उस टाइप से क्या दिखेगा, हमें एक बैंड दिखेगा ना, मतलब तो इतनी एनर्जी में रिलीज होती हुई एब्जॉर्ब होती हुई दिखेंगी। तो उस टाइप वहाँ पे हमें एक नैरो पीक नहीं मिलेगी, बल्कि एक पूरा एक एरिया मिलेगा जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रॉड पीक मिलेगी ना। लेकिन एफ ऑर्बिटल में क्या होता है, एफ ऑर्बिटल अंदर की तरफ होते हैं, तो उनमें लिगेंड का इंटरेक्शन ज़्यादा हो नहीं पाता। तो फिर उनमें जो उनके बीच का एनर्जी गैप है वो एक फिक्स हो जाता है, एक एनर्जी गैप फिक्स हो जाता है। तो फिर क्या होगा, उनके बीच जो एनर्जी होती है वो एक स्पेसिफिक एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्पेसिफिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी पीक जो है वो नैरो होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखा हमने, एक होती है इनमें जो देखो पीक, वैसे तो इनकी आई नैरो पीक आई,
लेकिन इनमें क्या है, नंबर ऑफ पीक बहुत ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में। इनकी नंबर ऑफ पीक इज वेरी हाई, नंबर ऑफ पीक इनमें ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनमें क्या होगा, देखो इसमें माइक्रोस्टेट ज़्यादा होती हैं, माइक्रोस्टेट वेरी हाई, मतलब माइक्रोस्टेट का नंबर ज़्यादा होता है। माइक्रोस्टेट क्या होती है कि देखो मानो हमने जो डी एफ ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरना है, एफ ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरना, तो मान लो वो यहाँ पे भी आ सकता है, पहले में आएगा। तो ये तो सबसे स्टेबल स्टेट होगी कि सबसे पहले में एक इलेक्ट्रॉन भरा गया। ये भी हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, ये भी हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए ना। तो मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन के जो भरने की जो जगह है ना, वो एफ ऑर्बिटल में बहुत ज़्यादा होती है ना। तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर वो जहाँ पे भी अलग अलग जगह पे भरा जाएगा उसकी एनर्जी अलग होगी, है ना। अगर मान लो पहले पेपर आ गया तो उसकी एनर्जी अलग थी। वो मान लो जो सबसे स्टेबल तो वही था कि पहले पेपर आ गया, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे भी कहीं पर आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो उनकी उसकी एनर्जी कुछ अलग होगी, है ना। तो जितनी स्टेट होती है ना, अगर यहाँ पे आ रहा है तो एक माइक्रोस्टेट है, अगर यहाँ पे आ रहा है तो अलग माइक्रोस्टेट है ना। तो मतलब माइक्रोस्टेट ज़्यादा हो जाएंगी तो हर एक की एनर्जी अलग अलग होगी, है ना। हर एक की एनर्जी अलग अलग होगी तो उनके बीच में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो अलग अलग एनर्जी लेवल हो जाएंगे, तो उनके बीच में ट्रांजिशन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो है वो ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज़्यादा होंगे तो जो नंबर ऑफ पीक है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एक ये होता है। और एक हमें देखना होता है इसमें जो कलर होता है, इनके भी जो कलर होता है, इनमें कलर जो होता है वो होता है एफ ट्रांजिशन की वजह से। मतलब यहाँ पे देखा था ना हमने, जो एफ ऑर्बिटल थे वो जैसे इन पार्ट में टूट गए एफ, ये याद ध्यान रखो। अगर एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, तो 7 ऑर्बिटल होते हैं तो वो ऐसे टूट जाते हैं, 1 3 3। तो इस अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसकी ट्रांजिशन यहाँ पे होगी, तो मतलब ये क्या होगा, एफ से एफ में जा रहा है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन एक एफ के ऑर्बिटल से दूसरे एफ ऑर्बिटल में जा रहा है तो इसको बोल देंगे हम एफ ट्रांजिशन, समझ रहे हो। इसको बोलेंगे एफ ट्रांजिशन। अगर यहाँ पे जा रहा है तो उसको भी बोल देंगे एफ ट्रांजिशन। तो मतलब मोस्टली लेंथेनाइड में कलर किसकी वजह से होता है, एफ ट्रांजिशन की वजह से होता है ना। मान लो हमने विजिबल लाइट डाल ली, और इसने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके, लाइट को एब्जॉर्ब करता, लाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है ना। विजिबल लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया और या यहाँ पे चला गया, तो उस केस में क्या होगा, तो ये कंपाउंड कलर शो करेगा। इसमें इसको बोलेंगे हम एफ ट्रांजिशन है। तो कलर किसकी वजह से हुआ, इसमें एफ ट्रांजिशन की वजह से। लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो लो होती है, इंटेंसिटी लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये एक रूल होता है लेपोर्टे फोरबिडन। ये क्या होता है कि भाई जो एफ ट्रांजिशन है ना, वो एफ ट्रांजिशन जो है वो लेपोर्टे फोरबिडन है। लेपोर्टे ने क्या कहा था कि अगर किसी ट्रांजिशन में डेल्टा एल की वैल्यू +-1 है, डेल्टा एल की वैल्यू +-1 होनी चाहिए। मतलब अगर कोई ट्रांजिशन हो रही है तो उसमें एल का चेंज 1 से होना चाहिए। एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है ना, आपने पढ़ा होगा। एस पी डी एफ, एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए 3 होती है। देखो इसमें एफ से एफ में जा रहा है तो एफ दोनों के लिए एल की वैल्यू क्या है, 3 है। तो दोनों अगर यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे भी एल की वैल्यू 3 है और यहाँ पे भी एल की वैल्यू 3 है। तो जो डेल्टा एल इसमें क्या हो जाएगा, 3 - 3 मतलब 0 हो जाएगा। तो एक लेपोर्टे फोरबिडन होते हैं, समझिए। ये लेपोर्टे फोरबिडन होते हैं तो इनकी इंटेंसिटी लो होती है। और लेपोर्टे ने क्या रूल दिया था कि जो इंटेंसिटी को बताने के लिए रूल दिया था कि किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। जो लेपोर्टे फोरबिडन होंगे उनकी इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन जो लेपोर्टे के अलाउड होंगे उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्या देखा हमने, एफ ट्रांजिशन होता है और इनकी इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन कई में क्या होता है,
एफ डी ट्रांजिशन भी होता है कई कंपाउंड में, इनमें एफ डी ट्रांजिशन भी होता है। एफ डी ट्रांजिशन मतलब एफ से डी में ट्रांजिशन हो जाए। मान लो क्या हो, अगर मान लो एफ वन है और डी जीरो है, एफ वन और डी जीरो है, अगर मान लो ये क्या क्या किस में होता है केस, सीरियम 3 पॉजिटिव में है ना, सीरियम 3 पॉजिटिव में ऐसा होता है ना। और मान लो एक हो F8 और D0 वाला केस हो, F8 D0 वाला केस हो, तो उसमें क्या होगा, तो इस केस में क्या है, एफ डी ट्रांजिशन हो गया, मतलब जो एफ वाला इलेक्ट्रॉन है वो डी में चला जाएगा, समझ लो, एफ वाला इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, तो उसमें क्या होगा, F0 D1 हो गया, F0 D1, और इसमें क्या होगा, F7 D1 हो गया। तो मतलब इसमें भी क्या होगा, एफ से एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, तो ये क्या हो गई, एफ डी ट्रांजिशन होगी। तो मतलब लैंथेनाइड में एफ डी ट्रांजिशन भी हो सकते हैं, लेकिन जो एफ डी ट्रांजिशन होते हैं तो उनमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है ना। देखो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, और ये एनर्जी जरूरी नहीं है कि ये यूवी या यूवी रीजन में भी चली जाती है, यूवी आई आर रीजन में, तो मतलब वो हमें ये नहीं है कि विजिबल दिखेंगे वो ट्रांजिशन, इनकी वजह से विजिबल रीजन में जाते हैं, लेकिन वो यूवी और आई आर रीजन में होते हैं जो एफ डी ट्रांजिशन होते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता है। तो ये बोलेंगे एफ डी ट्रांजिशन। लेकिन ये जो है लेपोर्टे अलाउड है, जो ट्रांजिशन होगी ना, लेपोर्टे इज अलाउड, लेपोर्टे अलाउड है। लेपोर्टे अलाउड मतलब इसमें डेल्टा एल की वैल्यू प्लस, डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस 1 है। देखो एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी देखी थी हमने, +3 थी, और डी के लिए क्या थी, +2 है, तो इसमें एल की वैल्यू का चेंज कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, तो ये लेपोर्टे अलाउड होते हैं ये ट्रांजिशन, ठीक है। और एक क्या होता है, जो एक कलर में देखते हैं तो इनकी एक और खासियत होती है कि जो एफ एन है, एफ एन और F14-N, एफ एन और F14-N को जो होते हैं, जो ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इन दोनों के लिए कलर सेम होगा। कलर सेम कैसे होगा, जैसे F3 है तो F14-3, 14-3 कितना हो गया, F11 हो गया, है। तो इन दोनों के लिए ट्रांजिशन जो कलर होगा वो सेम होगा, क्यों, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, वो दोनों में सेम आएंगे ना। F3 में और F11 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मतलब इक्वल आएंगे, और जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ट्रांजिशन होगी, उतना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब सेम करेगा, तो वो उनका कलर भी सेम होगा, है ना। तो फिर ये होता है, ये याद रखना होता है। लेकिन जो F0 होता है या F7 होता है, उनमें F0 और F7 या F14 होता है, इनमें जो है ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। लेकिन F7 में भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड को अपने खोना नहीं चाहेगा, तो इसकी वजह से इन तीनों में, जो ये तीनों जिनमें होते हैं वो कलरलेस हो जाते हैं। तो ठीक है, हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कलर देखा लेंथेनाइड का, आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।